दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो जापान देश है, वो बहुत ही शांति प्रिय देश है या फिर कह सकते हैं ये कभी युद्ध नहीं करता, तो बिल्कुल मासूम देश है। ऐसा बहुत सारे लोगों को लग सकता है। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं कि जापान द्वारा कोरिया के अधिग्रहण का वर्णन कीजिए। ये आपका हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जापान ने किस तरह से कोरिया पर अधिग्रहण किया था, किस कह सकते हैं इस पर कब्जा किया था। ठीक है, इस तरह समझिए किस तरह से इस पर कब्जा किया था। देखने में, सुनने में, क्योंकि ये युद्ध नहीं करता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद जापान ने घोषणा किया था अपने संविधान में कि ये उसके बाद से कभी युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उसके बाद से ये कभी युद्ध नहीं करता है। तो देखने में, समझने में ऐसा लगता है कि जो जापान है बहुत ही मासूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये कोरिया पर कब्जा किया था, अधिग्रहण किया था, उस टाइम कोरिया के लोगों पर बहुत ही जुल्म किए थे जापान ने। कि जापान ने, मान लीजिए कि 1868 ईस्वी में यहाँ पर मेजी पुनर्स्थापन हुआ। उसके बाद जो जापान वो विकास करता गया, ठीक है, एक विकसित देश बनने की तरफ ये बढ़ा, आधुनिक देश ये बनता गया। कोरिया को इसने कब अपनाया, तो 1910 ईस्वी में इसको खुद के साम्राज्य में शामिल कर, जापान के साम्राज्य में कोरिया को शामिल कर लेता है। लेकिन इससे पहले आप लोग देखे होंगे कि 1894-95 में चाइना के साथ इसका युद्ध होता है। 1904-05 में इसका रशिया के साथ युद्ध होता है। किसके लिए होता है, तो मंचूरिया और कोरिया के लिए। तो कोरिया के जो लोग होते हैं वो, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि जापान के लोग उस पर शासन करें या फिर जापान के वो अधीन चले जाए। तो क्योंकि जापान के जो सरकार था या फिर जो जापान का राजा था, वो इनके ऊपर जुल्म करता था। बहुत सारे लोगों को, जब युद्ध हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, वहाँ पर उनको लगा दिया गया। बहुत सारे जो इनके लोग हैं, अलग अलग जो जापान के उपनिवेश थे, वहाँ पर भेज दिया गया कि आप लोग जाइए, वहाँ पर जाके काम कीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा देश भारत है, भारत में आप लोग काम करते हैं, भारत का जो क्षेत्र है इसने कब्जा कर लिया है पाकिस्तान के क्षेत्र पर, बांग्लादेश के क्षेत्र पर। तब यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो शासक है वो क्रूर है। अगर ये कह दे कि आप जाकर के बांग्लादेश में काम करें, तो आपके जो बीवी बच्चे वो तो यहीं पर रह जाएंगे। फिर आपको भेज देगा कहीं पर कि पाकिस्तान चले जाए काम करने के लिए, लेकिन जो आपके बीवी बच्चे हैं, माँ बहन, वो तो यहीं पर रह गए। तो जो माँ बहनें थी, जो औरतें थी, औरतों को भेजा जाता था जो युद्ध करने के लिए लोग गए हैं उनकी सेवा में। उनकी सेवा में कि आप वहाँ पर जाके क्या करें, तो जो एक हस्बैंड वाइफ का काम होता है वो जाके वहाँ पर करिए, खाना बनाइए या फिर जो भी काम है वो वहाँ पर करिए। तो मतलब उसके काम के लिए यहाँ की महिलाओं को भेज दिया जाता था। इस तरह से कोरिया पर इसका कह सकते हैं कि जुल्म ये लोग करते थे। देखने में ऐसा लगता है, समझने में ऐसा लगता है कि जापान बहुत ही मासूम देश है, कुछ नहीं किया होगा, या फिर कहते सिर्फ जो कोरिया है वो आसानी से मान गया होगा कि ठीक है हम जापान के अधीन चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, इसने विरोध भी किया था और जापान फिर भी इसका बात नहीं माना और इसके ऊपर अधिग्रहण या फिर कह सकते हैं कि कब्जा कर लिया था। आज हम लोग देखते हैं कि अधिग्रहण का क्या प्रक्रिया था, कैसे इसका अधिग्रहण हुआ था। ठीक है, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परिचय को समझते हैं। कहा जा रहा है कि मेजी पुनर्स्थापन के बाद जापान ने अपनी सेना, उद्योग और प्रशासन को आधुनिक बनाया तथा साम्राज्यवादी नीति अपनानी शुरू की। जब आपको पता चल जाए कि हम बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, चाइना जैसे साम्राज्य को हरा चुके हैं, रशिया जैसे साम्राज्य को हरा चुके हैं, तो क्या ही लोग मानेंगे। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि मेजी पुनर्स्थापन के बाद जापान ने अपनी सेना, उद्योग और प्रशासन को आधुनिक बनाया तथा साम्राज्यवादी नीति को अपनानी शुरू की। जापान का उद्देश्य पूर्वी एशिया में कह सकते हैं अपना प्रभाव बढ़ाना था। जापान का उद्देश्य क्या था, तो पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना। कोरिया जापान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। वह जापान के निकट स्थित था और सामरिक तथा आर्थिक दृष्टि से बहुत उपयोगी माना जाता था, ताकि वो वहां से क्या है, तो चाइना में व्यापार हो सके, रशिया में व्यापार हो सके, रशिया के जरिए पूरे यूरोप में व्यापार हो सके। इसके लिए क्या है, तो कोरिया को ये बहुत ही सामरिक या फिर आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता था। जापान को डर था कि यदि किसी अन्य शक्ति ने कोरिया पर नियंत्रण कर लिया तो जापान की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन यहीं पर अगर कोरिया में कोई और देश अगर के यहाँ पर क्या है, तो नियंत्रण स्थापित कर लेता है या फिर उस पर कब्जा कर लेता है, तो जापान को इससे खतरा हो सकता है। लेकिन अगर ये जापान काम कर लेता है, जापान के अधिकार में कोरिया चला जाता है, तब क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा। इसलिए जापान धीरे धीरे कोरिया पर अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। अंततः 1910 ईस्वी में जापान ने कोरिया का पूर्ण अधिग्रहण कर लिया और उसे अपने साम्राज्य का भाग बना लिया। पहले इसने क्या किया था, जब 1905 में इसका युद्ध खत्म हुआ रशिया के साथ, तो इसने जापान ने क्या किया, कोरिया के साथ पहले संरक्षित क्षेत्र बनाया कि अब इसको हम लोग देख रेख करेंगे। जो भी इसका नीति होगा, जो भी विदेश नीति होगा, जो भी व्यापार का बात होगा, आर्थिक बात होगा, सब कौन तय करेगा, जापान करेगा। लेकिन धीरे धीरे 1910 में इसने क्या किया, जापान ने कोरिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह घटना एशिया में जापानी साम्राज्यवाद का महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जाती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा हमने बस परिचय को देखा। यहाँ पर हम देखेंगे कोरिया का महत्व क्या है, क्यों लोग कोरिया के लिए मरे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। कोरिया का महत्व क्या है। कोरिया भौगोलिक दृष्टि से चीन, रूस और जापान के बीच स्थित था। मैप जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि ऊपर में जो है वो रसिया है, फिर से सटा हुआ आपको चाइना मिल जाएगा, इसी से सटा हुआ कोरिया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहीं पर क्या है, तो जापान भी है। तो इस तरह से सब कुछ यहाँ पर क्या मिला हुआ है। यही बात अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोरिया भौगोलिक दृष्टि से चीन, रूस और जापान के बीच स्थित था, इसलिए
यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। जापान के नेताओं का मानना था कि कोरिया जापान की सुरक्षा के लिए ढाल के समान है। मतलब कोरिया क्या है, तो जापान की सुरक्षा के लिए ढाल के समान है। मतलब जब तक कोरिया तब तक, अगर कोरिया हमारे हाथ में है तो जापान पर युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि आखिर बम बारूद कहीं पे फिट करेगा तो कहाँ करेगा, जहाँ पर नजदीक है। तो नजदीक कहाँ पर है, नजदीक है आपका कोरिया। तो कोरिया जब आपके अधीन है तो वहां पर कोई आ ही नहीं सकता, इसलिए कहा जा रहा है कि ये ढाल की तरह काम करता है। यदि कोई विदेशी शक्ति कोरिया पर अधिकार कर लेती है तो वह जापान पर भी आक्रमण कर सकती है। अगर आपके नजदीक कोई घर बना लेता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा बॉर्डर है चाइना या फिर कह सकते हैं भारत पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान वाले अगर यहाँ पर आप घर बना ले, बंकर बना ले, तो क्या हम लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। हम लोग को डर लग रहा है कि हमला ना कर दे, तो इसको मार के हम लोग भगाएंगे, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो युद्ध होगा। तो इसी तरह से जापान वालों को डर था कि अगर कोई भी देश यहाँ पर आकर के कब्जा कर लेता है कोरिया में, तो जापान को भी इससे खतरा है। इसलिए ये जो जापान वाले लोग थे ये चाहते थे कि हम ही इस पर कब्जा कर लें। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसके अतिरिक्त कोरिया प्राकृतिक संसाधनों और व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। जापान अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल और नए बाजार चाहता था। कहा जा रहा है कि ये जो कोरिया है वो प्राकृतिक संसाधनों और व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। मतलब यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भी उपलब्ध थे और व्यापार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल ले आना, ले जाना, ठीक है, बना हुआ माल को बेचना, ठीक है। जापान अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल और नए बाजार चाहता था, इसलिए वह कोरिया पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता ताकि यहाँ से माल को सप्लाई कर सके। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, ये तो हमने देख लिया कोरिया का महत्व क्या है, क्यों लोग इसके लिए लड़े जा रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जापान द्वारा कोरिया के अधिग्रहण की प्रक्रिया, कैसे धीरे धीरे जापान ने कोरिया पर अधिग्रहण किया, कब्जा कर लिया था, उस प्रक्रिया को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। पहला, चीन का कोरिया पर प्रभाव। पहले क्या है, तो चीन का कोरिया पर प्रभाव था। कोरिया को चीन का अधीनस्थ क्षेत्र माना जाता था। मतलब जो उसका देख रेख कौन करता था, चाइना वाले करते थे, ठीक है। तो चीन का कोरिया पर पहले प्रभाव था। लंबे समय तक कोरिया चीन के प्रभाव में था। कोरिया चीन का अधीनस्थ राज्य माना जाता था और चीन वहां राजनीतिक प्रभाव बनाए रखता था, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि जो वहां के बड़े फैसले हैं वो कौन लेता था, वो लेता था चाइना वाले लोग, ठीक है। बड़े लंबे समय तक क्या तो इसके अधीनस्थ वो रहा, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक चीन कमजोर हो चुका था। हम आपको बताए थे कि जो मंचू शासन चला था मंचूरिया वाले क्षेत्र में, जो उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है चाइना का, वहां पर मंचू शासन हुआ करता था, ठीक है, 19वीं शताब्दी तक। तो उस टाइम में जो राजा हुआ करते थे वो धीरे धीरे क्या तो कमजोर होते गए थे, वहां पर गृह युद्ध छिड़ गया, आपस में लोग लड़ने लगे, तो धीरे धीरे वो सत्ता जो कमजोर होता गया। और उस टाइम में जो जापान है वो आधुनिक होता जा रहा था। तो वही कहा जा रहा है कि लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक चीन कमजोर हो चुका था। जापान ने इस स्थिति का लाभ उठाकर कोरिया में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और इसी का लाभ उठाया जापान ने कि यहाँ पर अभी शक्ति है नहीं, तो जाकर के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम लोग हल्ला बोल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, दूसरा प्रक्रिया वो है 1894-95 का चीन जापान युद्ध। इसलिए चीन जापान युद्ध हुआ था 1894-95, क्योंकि धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और जो जापान है वो धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। तो जो मजबूत रहता है वो चाहता है कि कमजोर का जमीन हड़प ले हम, ठीक है। ये जो रियल जिंदगी उसमें आप देख सकते हैं, जो गरीब लोग है उसका जमीन लोग हड़प लेता है, जो माफिया लोग रहता है। कोरिया पर प्रभाव स्थापित करने के लिए चीन और जापान के बीच संघर्ष शुरू हुआ। 1894-95 ईस्वी का चीन जापान युद्ध मुख्य रूप से कोरिया के प्रश्न को लेकर के हुआ था। कोरिया के लिए क्या तो इसका युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जापान की विजय हुई। 1895 में किमोनोसेकी संधि के अनुसार चीन ने कोरिया की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। ये चीज हम डिटेल में बता चुके हैं जब हम आपको 1894-95 का चीन जापान का युद्ध पढ़ा रहे थे। वास्तव में इसका अर्थ यह था कि अब कोरिया पर चीन का प्रभाव समाप्त हो गया और जापान को वहां हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। अब जो इसका देख रेख करेगा वो कौन करेगा, जापान वाला करेगा। तो इस तरह इसका प्रक्रिया शुरू हुआ है। जैसे हम आपको बताएं कि जो गरीब आदमी उसका जमीन कोई भी हड़प लेता है, कोई माफिया हड़प लेता है, सरकार खुद हड़प लेता है। लेकिन अगर पता चले कि जो मुकेश अंबानी उसका घर गलत जगह पर बना हुआ है, गैर कानूनी, जो अडानी का घर है वो गलत जगह पर बना है, तो क्या उसको तोड़ सकता है सरकार? नहीं तोड़ सकता है, ठीक है। तो जो गरीब है उसके साथ कोई भी कुछ भी बर्ताव कर लेता है। उसी तरह से जो चाइना है, चाइना का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उस टाइम में कमजोर हो चुका था और जापान ने इस चीज का फायदा उठाया था। रूस का हस्तक्षेप और जापान की चिंता। रूस का हस्तक्षेप और जापान की चिंता। चीन की हार के बाद रूस ने कोरिया और मंचूरिया के अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया था। ये बात हम आपको बताए थे कि जब 1904-05 में रूस और जापान का युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? इसी कारण हुआ था क्योंकि रूस ने जो एशिया का क्षेत्र है, जो चाइना का क्षेत्र है, जो कोरिया का क्षेत्र है, वहां पर क्या है तो अपना हस्तक्षेप बढ़ाना शुरू किया था और ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आया जापान वालों को। रूस की बढ़ती शक्ति ने जापान चिंतित हो गया। रूस का जब शक्ति बढ़ रहा था, धीरे धीरे वो अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे थे, जो चीज जापान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जापान को डर था कि यदि किसी रूस कोरिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया
तो जापान की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए जापान ने रूस का विरोध करना शुरू कर दिया। तो रूस का हस्तक्षेप और जापान की चिंता, ये भी क्या है, तो प्रक्रिया है जापान द्वारा कोरिया पर अधिग्रहण का। चौथा जो प्रक्रिया वो है 1904-5 का रूस जापान युद्ध। कोरिया और मंचूरिया पर नियंत्रण के प्रश्न को लेकर जापान और रूस के बीच 1904-5 ईस्वी में युद्ध हुआ। बस हम आपको जो बता रहे हैं वही आपको लिख देना है। इस युद्ध में जापान ने रूस को पराजित कर दिया। ठीक है, 1905 की ईस्वी में पोर्ट्समाउथ संधि के अनुसार रूस ने कोरिया में जापान के विशेष हितों को स्वीकार कर लिया। सब कुछ हम बता चुके हैं। जब आप जापान और चीन के युद्ध को पढ़ेंगे, जब आप जापान और रूस के युद्ध को पढ़ेंगे, तो ये सब कुछ वहां पर आपको पता चल जाएगा। अब कोरिया में जापान का प्रभाव लगभग पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। अब जब रशिया को भी हरा दिया गया तो वहां पर कोई बोलने वाला रहा नहीं। अब शक्तिशाली देश कौन बचा है? जापान, और उसका अधिकार हो गया कोरिया पर। 1905 ईस्वी कोरिया को संरक्षित राज्य बनाना। 1905 ईस्वी में जापान जो है इसको कोरिया को संरक्षित राज्य बना लेता है, और 1910 ईस्वी में क्या करता है, इसको पूर्णतः मिला लेता है। रूस जापान युद्ध के बाद जापान ने कोरिया पर अपना नियंत्रण और मजबूत कर लिया। 1905 ईस्वी में जापान ने कोरिया को संरक्षित राज्य बना दिया। इसका अर्थ था कि कोरिया की विदेशी नीति और महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य अब जापान के नियंत्रण में आ गए। संरक्षित राज्य का मतलब क्या है? संरक्षित राज्य का मतलब है कि अब जो भी वो फैसला लेगा कोरिया वाला, वो किससे पूछ के लेकर के लेगा? तो जापान से पूछ करके। अगर जापान को सही लगेगा तो वो ठीक है, नहीं तो फिर जापान अपनी तरफ से उसको नियंत्रित करेगा। जापान ने कोरिया में अपना रेजिमेंट जनरल नियुक्त किया। इस पद पर इटो हिरोबुमी को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया था? इटो हिरोबुमी को नियुक्त किया गया था। किस पद पर? तो रेजिडेंट जनरल नियुक्त किया गया। वास्तव में कोरिया की स्वतंत्रता अब लगभग समाप्त हो चुकी थी। मतलब कह सकते हैं अब इसको हटा दिया गया, जब इसको मिला लिया तो क्या है। कोरियाई जनता का विरोध हुआ। कोरिया के जो लोग थे उन्होंने विरोध किया। ठीक है, जापान के बढ़ते नियंत्रण को कोरिया की जनता ने विरोध किया। कई राष्ट्रवादी नेताओं और सामान्य लोगों ने जापान हस्तक्षेप के विरुद्ध आंदोलन शुरू किए। कई सारे लोग ने क्या किया, इसके लिए आंदोलन शुरू किए। लेकिन जापान की सेना ने इस आंदोलन को कठोरता से दबा दिया, क्योंकि शक्तिशाली सेना था इसके पास, शक्तिशाली कह सकते हैं, जो आधुनिक हथियार है वो था, तो क्या ही लगाएगा ये लोग। गरीब आदमी को दबा दिया। कोरिया के शासक भी जापान का प्रभाव रोकने में असफल रहे। जो कोरिया के शासक थे वो भी क्या है, तो इसी को नहीं रोक सके। आगे दोस्तों हम 7वां जो पॉइंट देखते हैं, इसकी प्रक्रिया जो देखते हैं वो है 1910 ईस्वी में कोरिया का पूर्ण अधिग्रहण। अब 1910 ईस्वी में क्या किया इसने? कोरिया पर पूर्णतः अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, क्या किया इसने? अधिग्रहण कर लिया। अंततः 1910 ईस्वी में जापान ने आधिकारिक रूप से कोरिया का पूर्ण अधिग्रहण कर लिया। कोरिया के शासक ने एक संधि पर हस्तक्षेप करवाए गए। कोरिया का जो शासक तो जबरदस्ती, ऐसा नहीं कि ये खुद से कर रहा है, इसको मजबूर किया गया। जो कोरिया का शासक है इसको मजबूर किया गया कि आप जाकर क्या तो संधि करिए। ठीक है, यूल्सा संदेश को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूल्सा संदेश को बोला जाता है। और उस टाइम में जो कोरिया का कह सकते हैं कि जो कोरिया का राजा था वो था गोजोंग। कौन था? गोजोंग था। ठीक है, गोजोंग ये कोरिया का शासक था। इससे जबरदस्ती क्या तो जापान ने संधि पर हस्ताक्षर करवाए थे। कोरिया के शासक से एक संधि पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिसके द्वारा कोरिया जापानी साम्राज्य का भाग बन गया। अब कोरिया की स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो गई और वहाँ जापानी जो शासन है वो स्थापित हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही रुका, बल्कि अब यहाँ पर जो भाषा है, कोरिया का जो संस्कृति, इसके ऊपर ये दबाव बनाने लगे। जो जापान सरकार है उसने क्या किया, कोरिया को अपनी भाषा बोलने से मना कर दिया। वहाँ पर जो फिल्में आने लगी वो भी क्या है, तो जापानी भाषा में आने लगा। मतलब जो ऑफिस है, जो सरकारी दफ्तर है, वहाँ पर भी अब जापानी भाषा बोला जाने लगा। तो हर जगह पर क्या है, तो जो कोरियाई संस्कृति उसको दबाना शुरू कर दिया गया। लाखों लाख जो ग्रंथ थे कोरियाई भाषा में, जो कोरिया के इतिहास को बताते थे, उसको जला दिया गया जापान के द्वारा। ठीक है, जो वहाँ की महिलाएं थी उसको वैश्या बना दिया गया। मतलब जो उनके सैनिक थे उनके देख रेख के लिए उनको भेज दिया गया, जाके उनको क्या तो सेवा प्रदान करो, इस तरह से उसको भेज दिया गया। और जो कोरिया के लोग थे उनको भी अलग अलग उपनिवेशों में भेज दिया काम करने के लिए। तो इस तरह से इसको जुल्म किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कोरिया में जापानी शासन का विशेषता। पहला है आपका राजनीतिक नियंत्रण। क्या विशेषता है, तो इसने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। जापान ने कोरिया में कठोर प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। सभी महत्वपूर्ण पदों पर जापानी अधिकारियों को नियुक्त की गई। कोरियाई जनता को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया और किसी भी विरोध को कठोरता से दबाया गया। अब क्या किया इसने? राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर, क्योंकि कोरिया अब क्या है, जापान का अधीन चला गया है। तो जितने भी ऑफिस थे, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं या फिर जितने बड़े बड़े पद हैं, वहां पर सिर्फ जो जापानीज लोग हैं, जो जापानी है, सिर्फ उसको रखा गया। जो कोरिया के लोग उसको वहां पर नहीं रखा गया। ठीक है, दूसरा जहाँ पर इसका विशेषता देखने को मिलता हुआ आर्थिक शोषण। कोरियाई लोगों का आर्थिक शोषण किया गया। जापान ने कोरिया के संसाधनों का अपने हित के उपयोग क्या
मतलब जो भी इसका जरूरत था जापान का, वहां से उन्होंने संसाधन को निकाला और उपयोग किया। भूमि सुधारों के नाम पर कई किसानों की भूमि छीन ली गई। जो कोरियाई लोग थे उनकी भूमि को जापानियों को दे दिया गया, ठीक है। और जो इनको जमीन दिया था उसमें जापानी लोग आकर के बस गए, और उन्होंने सारे जो वहां पर पेड़ पौधे थे, जो भी जगह था, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको धंसा दिया। और जिस तरह से जापान में बनाया जाता है उस तरह से यहाँ पर कोरिया में बना दिया, मतलब उसकी जो पूरी संस्कृति थी उसको बदल कर रख दिया। तो आर्थिक शोषण यहाँ पर देखने को मिलता है। जापानी कंपनियों और व्यापारियों को विशेष लाभ दिए गए। कोरिया के उद्योग और कृषि मुख्य रूप से जापान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किए गए। और जो कोरिया के उद्योग थे उसको सिर्फ इस हिसाब से रखा गया कि वो सिर्फ जापान के कह सकते हैं कि जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। तीसरा जो विशेषता वो है सांस्कृतिक दमन। जो कोरिया की संस्कृति थी उसका दमन किया गया, उसको मिटा दिया गया। जापान ने कोरिया की भाषा, संस्कृति और परंपराओं को दबाने का प्रयास किया कि पूरी तरीके से दबा दिया। कोरियाई भाषा के प्रयोग को सीमित किया गया। जो कोरिया बोलते थे उसको हटा दिया जाता था, मारा जाता था। जापानी संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। लोगों को जापानी नाम अपनाने के लिए भी दबाव डाला गया, और उनको बोला गया कि आप लोग जापानी नाम रखिए, जापानी भाषा बोलिए, जापानी संस्कृति, जापानी कपड़ा, जापानी घर, ठीक है, जापानी पेड़ पौधे तक। जो पेड़ पौधे पहले कोरिया में उगते थे उसको काट दिया गया, खत्म कर दिया गया, और जो जापान के पेड़ पौधे उसको वहां पर लगाया गया ताकि पूरा जो समाज है वो बदल जाए। चौथा जो यहाँ पर विशेषता देखने को मिलता है आधुनिक विकास के प्रयास। हालांकि जापान ने अपने हितों के लिए रेलवे, सड़क और उद्योगों का विकास किया, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य जापानी साम्राज्य को मजबूत बनाना था। जैसे हमारे देश में अंग्रेजों ने डाक सेवा बनाया, रेलवे बनाया, ठीक है, रोड बनाया, पक्का सड़क बनाया, बहुत सारे काम किए। लेकिन क्यों किया? ताकि उसका विकास हो सके, यहाँ से जो सारा सोना है, जो सारा संसाधन वो अपने देश ले जा सके, इसके लिए विकास किया। तो इसी तरह से जापान ने भी किया। इन विकास कार्यों का लाभ अधिकतर जापान को ही मिला। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कोरिया के अधिग्रहण के परिणाम कि कोरिया के अधिग्रहण का क्या परिणाम मिला है। पहला परिणाम देखने को मिलता है जापानी साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। अब क्या इसका साम्राज्य बढ़ा। कोरिया का अधिग्रहण जापानी साम्राज्य की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक था। इससे जापान पूर्वी एशिया की प्रमुख शक्ति बन गया। अब सब इससे डरने लगे क्योंकि एक बड़ा राज्य बन गया था। दूसरा आपका कोरिया की स्वतंत्रता का अंत। 1910 के बाद कोरिया की स्वतंत्र सत्ता पूरी तरह से समाप्त हो गई और वह जापानी उपनिवेश बन गया। अब क्या, तो वो जापान का उपनिवेश बन गया, मतलब कब्जाया हुआ क्षेत्र बन गया। अब जो वो कहेगा वही मानना पड़ेगा, जैसे हम लोग थे। तीसरा है हमारा कोरियाई राष्ट्रवाद का विकास। जापानी दमन के कारण कोरिया में राष्ट्रवादी आंदोलन तेजी से बढ़ने लगे। लोग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगे, जैसे हम लोग भी संघर्ष कर रहे थे उस टाइम में। चौथा जो पॉइंट है वो है पूर्वी एशिया में तनाव की वृद्धि। जो पूर्वी एशिया वहां पर तनाव बढ़ने लगा। जापान की विस्तारवादी नीति से पूर्वी एशिया में तनाव बढ़ गया। आगे चलकर यही नीति चीन जापान संघर्ष और द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में शामिल हुआ। यही जो नीति क्या है, तो आगे चल करके जो संघर्ष वो बढ़ा और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। आगे दोस्तों हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा। निष्कर्ष को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जापान द्वारा कोरिया का अधिग्रहण उसकी साम्राज्यवादी नीति का परिणाम था। चीन जापान युद्ध और रूस जापान युद्ध में विजय के बाद जापान ने धीरे धीरे कोरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अंततः 1910 ईस्वी में उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। जापानी शासन के दौरान कोरिया की राजनीतिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई तथा उसकी अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर भी जापान का नियंत्रण स्थापित हो गया। हालांकि कुछ आधुनिक विकास कार्य हुए, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य जापानी साम्राज्य को मजबूत बनाना था। इसी तरह से जिस तरह से हम आपको बताएं उसी चीज को यहाँ पर लिखना है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।